दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो है देख रहे हैं ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया है और देखिए कि आपका इसमें कितना नंबर आ पा रहा है। डेली अगर दोस्तों इस सेट को कर रहे होंगे तो अभी तक 13 सेट आपका कंप्लीट हो रहा है और 12 सेट इसके पहले हमने आपको करवा रखा है। इसका पीडीएफ आपको हम शाम में ही टेलीग्राम लिंक पर भेज देते हैं, तो और बनाकर जो है पूरा आंसर मिलाइए, देखिए आपका कितना सही है और कितना आपने गलत किया और कहाँ पर गलत किया उसको सीखने का प्रयास कीजिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, याद रखनी है, वहां पर चौ लिखा गया था, चौ यहाँ पर लिखा गया था तो उसको काट लीजिएगा, ये सर्वोच्च है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ डैश के स्थान पर भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। तो आपको यहाँ पर पूछा गया, याद रखनी है, यहाँ पर जो डी.वाई. चंद्रचूड़ बना है दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ याद रखनी है आपको, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो बना था दोस्तों ये 50वें क्रम का जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। यहाँ पर से पूछ रहा है कि ये किसके स्थान पर बने थे, यानी 49वां क्रम का पूछ रहा है। तो 49वां कौन था दोस्तों, तो याद रखनी है यू ललित था। क्या बोलेंगे, यू ललित आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब आपको यहाँ पर 50वां पूछ लिया, 49वां पूछ लिया, तो याद रखनी है 51वां भी आपको ध्यान दीजिएगा। 51वां आपका कौन हो जाएगा, संजीव खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों, संजीव खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर अभी अगर वर्तमान में बात करेंगे तो कौन है, 52वें क्रम का है और वो कौन हो जाएंगे, बी.आर. गवई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बी.आर. गवई हो जाएंगे। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में पूछेगा तो बी.आर. गवई, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का जो है, बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है दोस्तों कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारतीय संविधान के 124 नंबर आर्टिकल में की गई है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में गलत यहाँ पर बताना है आपको। और इससे पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि आज जो है हमने दोस्तों आपको संपूर्ण भूगोल, बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किए हैं दोस्तों। हम अपना जो है 100% वहाँ पर दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, जाके बहुत ज़्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कल आपका जो है जो मतलब बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देख रहे हैं, प्रश्न को देख रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है कि कौन से भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत को आपको ढूंढना है। देखिए, यह भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है, और ये सभी कहाँ से लिए हैं, 1917 के रूसी क्रांति से लिए हैं। ठीक है, यह सामाजिक प्रशांतता का एक दस्तावेज है। बिल्कुल ठीक है, यह भारत की आवश्यकता का अनुरूप है। ये भी बिल्कुल है, जितना भी भारत को आवश्यकता है उसका अनुरूप है। तो ये तीनों का तीनों कथन सही है। जब तीन कथन सही है तो गलत कौन होंगे, ऑप्शन नंबर डी। मूल संविधान में 25 भाग में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां था। देखिए ये दोस्तों वर्तमान में है, कितना में है दोस्तों, वर्तमान में है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में दोस्तों याद रखनी है, मूल संविधान में आपका जो है 22 भाग था। कितना भाग था, 22 भाग था। और याद रखनी है 395 अनुच्छेद, ये तो ठीक है, लेकिन याद रखनी है 8 अनुसूची थे। कितने थे दोस्तों, 8 अनुसूची थे। बाद में जो है संविधान संशोधन करके 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। तो ये आपका गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र हॉट स्पॉट के प्रतिनिधित्व करता है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में जो है कुल कितने हॉट स्पॉट हैं दोस्तों, 4 हैं। ठीक है, एक आपका हो जाएगा, याद रखनी है, पूर्वी हिमालय। क्या बात करेंगे, एक आपका हो जाएगा पूर्वी हिमालय। दूसरी की बात करेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका, याद रखनी है, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। तीसरा की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंडो बर्मा क्षेत्र। क्या बोलेंगे, इंडो बर्मा क्षेत्र। जितना बात बता रहे हैं एकदम ध्यान से समझिएगा। चौथा की बात करेंगे तो एक आपका हो जाएगा सुंडालैंड। ठीक है, यही जो है याद रखनी है, हॉट स्पॉट के बारे में पूछा जाता है ज्यादा, ये दोनों के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। तो ये राइट आंसर हो जाएंगे नीति आयोग। जिसने भी नीति आयोग लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम लोग बात करेंगे नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे नीति आयोग का गठन कब किया है कि दोस्तों, तो याद रखनी है 1 मार्च 2015 को जो है इसका गठन किया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वो अध्यक्ष होगा। लेकिन यहीं पर याद रखनी है नीति आयोग का आपको उपाध्यक्ष पूछ सकता है। उपाध्यक्ष याद रखनी है कौन हो जाएंगे, सुमन के बेरी हो जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर याद रखनी है नीति आयोग का अगर आपको सीईओ पूछे तो वो आपका हो जाएगा बी.आर. सुब्रमण्यम। कौन हो जाएंगे वर्तमान में, बी.आर. सुब्रमण्यम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है, याद
याद रखनी है, ये तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब होता है दोस्तों? 1935 में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके समान होता है? देखिए भारत का बात करेंगे, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसका संबंध जो भारतीय संविधान के 148 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। इसका जो दोस्तों कार्यकाल की बात करेंगे, इनका कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। 6 वर्षों का या तो याद रखनी है 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाए, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको हटाने की प्रक्रिया जो है ये संसद के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। जब विशेष बहुमत के द्वारा पारित हो जाएगा और भारत के बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटाया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर सी मारे होंगे उसका बिल्कुल ठीक है। और अभी अगर हम लोग बात करेंगे भारत का जो वर्तमान में सीएजी कौन है, तो याद रखनी है शायद जो है संजय मल्होत्रा है। कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा ही है, या तो याद रखनी है, हाँ संजय मल्होत्रा है, या तो दोस्तों संजय मूर्ति। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। संजय मल्होत्रा आपका आरबीआई का अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, चलिए गवर्नर हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धूड़ी बलों में शामिल हुआ? अगर हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो है पूरे विश्व जो दोस्तों 2 भागों में विभक्त हो गया था। एक आपका था मित्र राष्ट्र, क्या बोलेंगे, एक था आपका मित्र राष्ट्र और एक आपका हो जाएगा धूड़ी राष्ट्र। क्या हो जाएगा? धूड़ी राष्ट्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से शामिल थे? तो यहाँ पर से हो जाएगा आपका ब्रिटेन, कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, याद रखनी है फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद याद रखनी है जापान हो जाएगा। और 1915 में इसमें जाकर कौन मिलते हैं? इटली मिलते हैं। कौन मिलते हैं? इटली। और 1917 में याद रखनी है इसमें जाकर कौन मिलते हैं? संयुक्त अरब मतलब बोल सकते हैं अमेरिका मिलते हैं। कौन मिलते हैं? अमेरिका। तो यहाँ पर से जो है आपको पूछा गया धूड़ी राष्ट्र में, तो धूड़ी राष्ट्र में जो दोस्तों हो जाएगा, याद रखनी है अगर हम लोग धूड़ी राष्ट्र की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जर्मनी के बाद याद रखनी है आपका हो जाएगा ओटोमान। कौन हो जाएगा? ओटोमान, ठीक है, ओटोमान हो जाएगा। और 1915 में जाकर जो इसमें मिलता है वो कौन होता है? बुल्गारिया होता है। क्या होता है? बुल्गारिया होता है। यहाँ पर से 1915 की बात किया गया है तो 1915 में आपका हो जाएगा बुल्गारिया इसमें मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक चला था। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो याद रखनी है ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर किया था? सेरोजोवा में, इसीलिए इसको जो है सेरोजोवा हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या होता है? देखिए शून्यकाल की बात करेंगे, शून्यकाल का समय जो होता है दोस्तों, जो आपका मतलब बोल सकते हैं संसदीय प्रणाली जब स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो समय होता है 12 से 1 वाला बीच वाला जो समय होता है उसी में क्या होता है? तो याद रखनी है मतलब बोल सकते हैं शून्यकाल स्टार्ट होता है। शून्यकाल में बोल सकते हैं कि कोई भी दोस्तों इसमें जो है मान नहीं रखा जाता है, मतलब कि इसमें बोल सकते हैं कि उतना अध्यक्ष को मान कर जो है इसमें वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मद के बीच का समय, ठीक है। और समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई मुद्दा उठाते हैं, ठीक है, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है तो इसको आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान के चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? अगर हम लोग बात करेंगे बौद्ध संगति कितने हुए हैं दोस्तों? 4 बौद्ध संगति हुए हैं। तो यहाँ पर याद रखनी है कनिष्क के समय अगर बात करेंगे तो कनिष्क के समय चौथे बौद्ध संगति हुए हैं। कौन हुए दोस्तों? चौथे बौद्ध संगति हुए हैं। और ये कहाँ पर हुआ है? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। क्या बोलेंगे? कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों चौथे बौद्ध संगति हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है वसुमित्र के द्वारा। किसके द्वारा? वसुमित्र के द्वारा। और इसका एक उपाध्यक्ष भी था। उपाध्यक्ष को आपको ध्यान दीजिएगा, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? अश्वघोष। और यही चौथुत बौद्ध संगति में याद रखनी है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। एक आपका हुआ हीनयान, क्या बोलेंगे? हीनयान। और एक आपका हुआ महायान, क्या बोलेंगे? महायान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर, ठीक है। वहीं अगर प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे तो वो कहाँ पर होता है दोस्तों? तो याद रखनी है राजगिरी में होता है। कहाँ पर होता है? राजगिरी में होता है प्रथम, ठीक है। द्वितीय की बात करेंगे, द्वितीय वैशाली में होता है। और तृतीय जो है आपका पाटलिपुत्र में होता है। तो ये सभी बात को भी ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, अन्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 ईस्वी में। और फ्रांस के संविधान से जो है हमारे प्रस्तावना में, भारतीय प्रस्तावना में बोल सकते हैं कि याद रखनी है
बोल सकते हैं स्वतंत्रता, क्या बोलेंगे, स्वतंत्रता और जो है समानता और बंधुता, याद रखनी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता लिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। याद रखनी है, 2 प्रकार की समानता लिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर, और एकल बंधुता की बात किया गया है। वहीं अगर हम लोग ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर याद रखनी है रूस की बात करेगा, तो रूसी क्रांति से याद रखनी है क्या लिया गया है, न्याय। प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, न्याय। और प्रस्तावना जो जो याद रखनी है 3 प्रकार की न्याय, एक आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय, और एक आपका हो जाएगा आर्थिक न्याय, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा राजनीतिक न्याय। क्या हो जाएगा, राजनीतिक न्याय हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों बातों को ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अमेरिका से भी जो है याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का प्रस्ताव शामिल है। अगर हम लोग बात करेंगे अंतरराज्यीय परिषद, देखिए एक जो आयोग था दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन जो दोस्तों कब किया गया था, 1983 में। ये अपना रिपोर्ट जो दिए दोस्तों, रिपोर्ट कब दिए, 1988 में। और इन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया उसी के आधार पर 1990 ईस्वी में जो है याद रखनी है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 263 में वर्णन की गई है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और याद रखनी है सरकारिया आयोग के गठन में जो है किसकी बात किया गया है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। क्या बोलेंगे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है। अगर हम लोग कनाडा की संविधान से करेंगे तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन की बात करेंगे, तो ये दोस्तों कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यही आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे आयरलैंड से, और क्या लिया गया है, डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या बोलेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहाँ से लिया गया है, याद रखनी है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए 1965 में दोस्तों याद रखनी है, जब भारत और दोस्तों पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनका मृत्यु याद रखनी है ताशकंद में हो गया, भारत से बाहर ताशकंद में हो गया, ठीक है। यहाँ पर से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, सप्तवर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध को हम लोग जो है कर्नाटक का बोल सकते हैं तृतीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध आपको पता होगा कब हुआ था, 1756 से लेकर 63 के बीच हुआ था। और बोल सकते हैं अगर इसको बात करेंगे तो ये जो है ब्रिटेन, मतलब कि बोल सकते हैं इंग्लैंड, क्या बोलेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। क्या बोलेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और इसको जो है संधि जो इस किस युद्ध के तहत समाप्ति होता है, तो याद रखनी है पेरिस के संधि के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, वेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए हमले दी गई थी। अगर हम लोग बात करेंगे बस्तिल का किला, क्या बोलेंगे, बस्तिल का किला या जेल बोला जाता है, तो याद रखनी है ये जो है बोल सकते हैं पेरिस में जो है, पेरिस में 14 जुलाई, क्या बोलेंगे, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है याद रखनी है फ्रांस की क्रांति होती है। और पेरिस में जो है याद रखनी है उमरी भीड़, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा था, और भीड़ ने जो है बस्तिल के जेल पर जो है हमला कर दिया। इसी को हम लोग बस्तिल के किला के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ था, 1789 में, याद रखनी है फ्रांस की क्रांति हुआ था, और इसी के दौरान बस्तिल का किला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था। ये हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां को याद रखनी है आगरा में जो है याद रखनी है आगरा का किला भी किसने बनाया, ये भी चीज शाहजहां के द्वारा। याद रखनी है दिल्ली में लाल किला किसने बनाया, दिल्ली का लाल किला पूछेगा तो ये भी जो है किससे हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां से हो जाएगा। और याद रखनी है अगर हम लोग बात करेंगे ये ताजमहल, क्या बोलेंगे, आगरा में जो है ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो ये जो है याद रखनी है शाहजहां के दरबार द्वारा कराया गया। लेकिन यहीं पर अगर आपको पूछ दे, याद रखनी है फतेहपुर सीकरी में, कहाँ पर दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में जो है जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तब आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। कौन हो जाएगा दोस्तों, अकबर। जहाँ शाहजहां को याद रखनी है मुगल काल का क्या बोलते थे, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता है। इनके काल को क्या बोला जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल बोला जाता है, ठीक है। और एक चीज अगर आपके बिहार पुलिस एग्जाम में जो है 21,391 पोस्ट का जो बहाली आया था उसमें 11 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल का निर्माण का वास्तुकार कौन था, तो याद रखनी है इसका जो हो जाएंगे, इसका रूपरेखा जो क्या किया था ईसा खां के द्वारा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा।
क्या हो जाएंगे, इसका रूपरेखा जो तैयार किया गया था ईसा खां के द्वारा, और इसको जो बनाया गया था किसके द्वारा, अहमद लाहौरी के द्वारा। किसके द्वारा, अहमद लाहौरी के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में राजकुमार दारा सिकोह का चिकित्सक और टेबल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक, तो इन द मुगल एम्पायर के लेखक की बात करेगा तो ये हो जाएगा फ्रांसवा वर्नियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे दारा सिकोह, किसकी बात करेंगे, दारा सिकोह, तो दारा सिकोह याद रखनी है किसका पुत्र था, तो याद रखनी है आपको शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का पुत्र हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है, तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो लिखी गई है दोस्तों याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन इको फ्रॉम अंडमान, ये तो नहीं होगा दोस्तों। द गोल्डन थ्रोडोल्स, तो ये तो हो जाएगा सरोजनी नायडू का, किसका हो जाएगा, सरोजनी नायडू का हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, याद रखनी है, ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, किसका हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, और इन इको फ्रॉम अंडमान यही हो जाएगा दोस्तों किसका लिए, ये काला पानी की सजा जो दिया जाता था इसी के लिए ये लिखा गया था। और YI am इन एथिस्ट ये लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, भगत सिंह के द्वारा। तो ये सभी जो है बोल सकते हैं आंदोलन के लिए जो है ये सब लिखा गया था, तो इसको एकदम याद रखनी है। चलिए आगे की बात करेगा, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर हम लोग बात करेंगे 1916 मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है, उसका भी जो है हम लोग संपूर्ण देख लिए हैं। 1916 में दोस्तों लखनऊ समझौता जो होता है, लखनऊ समझौता याद रखनी है 1916 में होता है। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजमूदार, एसीएम से याद रखनी है अंबिका चरण मजमूदार। और इसमें जो है याद रखनी है, बोल सकते हैं कांग्रेस, क्या बोलेंगे, कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग मिलते हैं आपस में, कहाँ पर, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है मिलते हैं। ठीक है, और नरमदर और गरम झील के बीच जो विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, वो भी आपस में मिलते हैं। तो कांग्रेस की तरफ से हस्ताक्षर कौन करता है, तो याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक। और मुस्लिम लीग से जो है हस्ताक्षर कौन करते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, क्या बोलेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से वही चीज पूछा गया, तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस, कांग्रेस का गठन कब किया गया था दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। और कहां पर किया गया था, बंबई में किया गया था। कहां पर, बंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और किसके द्वारा, तो ए ओ ह्यूम के द्वारा, किसके द्वारा, ए ओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी। देखिए एक था दोस्तों लखनऊ में, सॉरी गुजरात में जो है साबरमती आश्रम, क्या बोलेंगे, साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से याद रखनी है दांडी तक गए, कहाँ तक गए, दांडी तक। और ये जो है याद रखनी है कब से स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है। और ये पहुंचते हैं यहाँ कहाँ पर, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को लगभग जो है 78 अनुयायी के साथ जो है जाते हैं, 78 अनुयायी। ठीक है, 78 लोग जो है इनके साथ जाते हैं। और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को इन्होंने क्या कर दिया जाता है, तो याद रखनी है 6 अप्रैल को मतलब कि बोल सकते हैं नमक कानून को तोड़ देता है, नमक कानून को तोड़ दिया जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और नमक कानून को तोड़ते हुए एक आंदोलन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या बोलेंगे, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर से दांडी यात्रा के विरुद्ध अगर पूछेगा तो स्वविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ये सब हमने मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC की बैठक सत्र आयोजित की गई थी। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव की स्वीकृति देने के लिए, ये कहाँ पर किया गया था, तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में किया गया था। कहाँ पर दोस्तों, बंबई के, याद रखनी है ग्वालियर टैंक मैदान में की गई थी। ठीक है, तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से किसके द्वारा की गई थी। तो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे तो इन्होंने जो है सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। क्या बोला था, राष्ट्रीय आय का आकलन किया था इन्हीं के द्वारा। और याद रखनी है इनका जो है एक पुस्तक भी है, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या बोलेंगे, द पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनके द्वारा एक पत्रिका भी चलाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं रफ्त गोफ्तार, क्या बोलेंगे, रफ्त गोफ्तार बनाते हैं। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, याद रखनी है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हीं को जानते हैं। इन्होंने जो है याद रखनी है कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन किया, एक बार 1800 बोल सकते हैं 86 का कलकत्ता अधिवेशन, उसके बाद 1893 का बोल सकते हैं आपका लाहौर अधिवेशन, और 1800 बोल सकते हैं 1906 का, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में
इन्होंने जो है स्वराज की मांग की थी। यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये जो है दोस्तों केलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे, तो ये ओडिसी नृत्य का हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 8 है। कितने हैं, 8 है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का है। ठीक है, और याद रखनी है उड़ीसी का क्या हो जाएगा, उड़ीसा का क्या हो जाएगा, उड़ीसी। उसके बाद एक याद रखनी है आपका हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद एक आपको याद रखनी है उड़ीसी का मणिपुरी हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है कत्थक, और कत्थक के साथ याद रखनी है मोहिनी अट्टम। क्या बोलेंगे, मोहिनी अट्टम। ये दोनों कहाँ का है दोस्तों, केरल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, केरल का। और एक आपको याद रखनी है, सॉरी कत्थक नहीं दोस्तों, कथकली। ठीक है, कथकली, कथकली याद रखिएगा। और कत्थक की बात करेंगे तो कत्थक आपका हो जाएगा उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। और एक आपको याद रखनी है सत्रिया, सत्रिया कहाँ का होगा, असम का होगा। तो यही जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार में बजट प्रणाली की उत्पत्ति वर्ष माना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे भारत सरकार में जो है बजट प्रणाली की शुरुआत कब से माना जाता है, 1860 ईस्वी में। और सबसे पहले किसने किया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जेम्स विल्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। लेकिन यहीं पर अगर आपको पूछ दे कि स्वतंत्र भारत में, कहाँ पर दोस्तों, स्वतंत्र भारत में बजट जो है किसके द्वारा पारित किया गया था, तो आर सनमुखम सेट्टी के द्वारा। क्या बोलेंगे, आर सनमुखम सेट्टी के द्वारा किया गया था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। और कब किया गया था, 1947 में। वहीं आपको एक और पूछा जाता है गणतंत्र भारत में। क्या बोलेंगे, गणतंत्र भारत में सबसे पहले बजट किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, 1950 में पारित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1950 में पारित किया गया था। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये भी दोस्तों याद रखनी है, ध्यान नहीं आ रहा एक बार देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे बजट की चर्चा जो है भारतीय संविधान के 112 आर्टिकल में किया गया है, तो बजट की चर्चा कहीं भी नहीं की गया है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। क्या बोलेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएंगे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब चले थे दोस्तों, 1956 से 61 के बीच चला था। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखनी है पीसी महानलोबिस नोबल। क्या बोलेंगे, पीसी महानलोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान देनी है। चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर किस रूप में जानते हैं, कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे जीएसटी की चर्चा भारतीय संविधान के 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और ये कब से लागू होता है दोस्तों, 2017 से लागू होता है। चलिए आगे की बात करेगा, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के डैश के जन्म और पुण्यतिथि के चिन्हित करने के लिए माना जाता है। अगर हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात करेंगे तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर जो है मनाया जाता है। डॉक्टर बोल सकते हैं बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर जो है डॉक्टर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और लगभग अगर हम लोग बात करेंगे तो 22 जुलाई से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार डेट को कन्फर्म आप लोग कर लीजिएगा। आगे की बात करेगा, यहाँ पर जो है निम्नलिखित का सही मिलान करना है। असम में दोस्तों राज्य अगर आरक्षित क्षेत्र की बात करेगा तो ये मानस हो जाएगा, तो एक का सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है पंचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ओडिशा में दोस्तों सिमलीपाल है, डी हो जाएगा। मेघालय में दोस्तों नोकरेक हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी CADB, CADB देखिए, CA यहाँ पर कर दीजिए, DB। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप बना सकते हैं, अगर आपको 4 पता है तो एक जो है गलत भी था तो उसको आप सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में माना जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे वायुमंडल में जो है द्वितीयक प्रदूषक के रूप में हम लोग किसको मानते हैं, O3 यानी कि ओजोन को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओजोन को मापने वाला इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन ओजोन की मापने वाली इकाई को हम लोग डॉप्सन। वहीं अगर प्रथम बोलेंगे, प्रथम जो है वायु प्रदूषक कौन हो जाएगा वायुमंडल में, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से किस में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकृत किया है, गगनयान हो जाएगा। अच्छा, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसरो के द्वारा। ठीक है, अगर इसरो की बात करेंगे तो इसरो का गठन कब होता है, 15 अगस्त 1969 को इसका गठन किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो वो कहाँ पर हो जाएगा, बंगलुरु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बंगलुरु हो जाएगा। और अब वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा, ये चीज आपसे पूछा गया है तो याद रखनी है। ये जो है बी नारायण शायद है। कौन है दोस्तों, बी नारायण है। इसको एक बार ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हो जाएंगे, तो जे रॉलिंग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अगर हम लोग बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दोस्तों कब होता है, तो 12 फरवरी 1824 को जो है कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है काठियावाड़ इलाके में होता है। काठियावाड़ कहाँ पर है दोस्तों, तो ये जो है गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में। इन्होंने याद रखनी है 1875 ईस्वी में जो है आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य
आर्य समाज का स्थापना कहाँ पर किया? मुंबई में, ठीक है। इनका एक पुस्तक है, याद रखनी है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या बोलेंगे? सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने नारा दिया था, याद रखनी है, वेदों की ओर लौटो। क्या बोलेंगे? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो ये सब बात इसके बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की, बिल्कुल ठीक है। वो आर्य समाज के संस्थापक थे, उनका जन्म गुजरात था। वो ब्रह्म समाज का स्थापन दोस्तों 1828 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? देखिए यहाँ पर बात करेगा बैडमिंटन, तो बैडमिंटन के लिए जो है दो कप होते हैं, एक होते हैं थॉमस कप और एक आपका होता है उबेर कप। तो अगर बात करेंगे थॉमस कप जो है किसके लिए दिया जाता है? तो ये पुरुष को दिया जाता है, और उबेर कप की बात करेंगे तो ये जो है महिला को दिया जाता है। तो यहाँ पर महिला के लिए पूछा है तो उबेर कप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पे कर मुक्त घोषित किया गया था और 1/8 भाग को कर आयोग घोषित किया था? तो ये लुम्बिनी हो जाएगा, लुम्बिनी ग्राम में किया गया था, और इसका जानकारी जो है रुम्मनदई अभिलेख में मिलता है। कहाँ पर? रुम्मनदई अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम लोग बात करेंगे अशोक जो है याद रखनी है, ऐसे शासक हुए मौर्य वंश का जिन्होंने जो है शिलालेख जारी किया, अभिलेख जारी किया, और अशोक के कुल 14 बड़े अभिलेख हैं, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा अभिलेख की बात करेगा तो वो हो जाएगा 7वां अभिलेख, ठीक है। और सबसे छोटा अभिलेख की बात करेगा तो वो आपका हो जाएगा रुम्मनदई अभिलेख। कौन बोलेंगे? रुम्मनदई अभिलेख। और रुम्मनदई अभिलेख से ही ये कर मुक्त घोषित का लुम्बिनी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? बी। और याद रखनी है अशोक का अगर 13वां अभिलेख की बात करेंगे तो यह जो है कलिंग युद्ध के बारे में, और कलिंग युद्ध कब किया गया था दोस्तों? 261 बीसी में किया गया था। यह भी चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक प्राचीन बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बिल्कुल ठीक है। यह चीनी वेनसोंग ने यहाँ अध्ययन किया था, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। हमें इसके बारे में केवल चीनी तीर्थयात्रियों के लेखन से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर केवल लगाकर दोस्तों ये गलत कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे हम लोग, तो नालंदा विश्वविद्यालय तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किया था। किसने किया था? गुप्त वंश का शासक था दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा के संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे प्रबल समर्थक कौन था? तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखिएगा, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भारत के जो है याद रखनी है, रियासत का अगर जनक पूछेगा याद रखनी है, तो वो कौन हो जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखनी है बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब होता है दोस्तों? 1928 ईस्वी में होता है। जिनको को याद रखनी है, बारदौली की महिलाएं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर भारत के में शामिल हुआ था? अगर विलय की बात करेगा, विलय के द्वारा कौन किया गया था? जम्मू और कश्मीर को किया गया था, ठीक है। देखिए रियासत का अगर जनक हमने आपको बताया, रियासत का एकीकरण किसने किया था? तो वो जो क्या था, बोल सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो इन्होंने जो है 3 राज्यों को नहीं कर पाया था। एक आपका था, याद रखनी है, हैदराबाद। क्या बोलेंगे? हैदराबाद। एक आपका था जम्मू कश्मीर, ठीक है। और एक आपका था जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़। तो याद रखनी है, हैदराबाद को जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा ये मिलाया गया, ऑपरेशन पोलो बोल सकते हैं। जम्मू कश्मीर को याद रखनी है, बोल सकते हैं बलय पत्र पर हस्ताक्षर करके मिलाया गया। और जूनागढ़ को याद रखनी है जनमत संग्रह के द्वारा। क्या बोलेंगे? जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था? तो 1942 में किसका काल था? लॉर्ड लिनिथ को। क्या हो जाएगा? इसके समय ही याद रखनी है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भी जो हुआ था, ये किस समय? उस समय भारत के वायसराय अगर पूछेगा तो वो भी आपका कौन हो जाएगा? तो वो लॉर्ड लिनिथ को हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, वो याद रखनी है द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था दोस्तों। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक। इसी में जो है भारतीय के शामिल होने के लिए, उसके समर्थन के लिए कई सारा जो है बोल सकते हैं मतलब कि उपहार के रूप में जो है इसने दिया था। लेकिन जो है महात्मा गांधी ने बोला कि इसको जो है पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। RIN रॉयल इंडियन नेवी में नौसैनिक के बीच विद्रोह
फरवरी 1946 में हुआ था। ये कब हुआ था दोस्तों? 18 फरवरी 1946 को हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थान से? ये बम्बई स्थान में। कहाँ पर? बम्बई से हुआ था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसी में इन्होंने नारा दिया था वंदे मातरम। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम। 111 जो है पुलिस अधिकारी को, सॉरी नेवी अधिकारी को जो गिरफ्तार किया था उसको जो है छोड़ने की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः विकसित किया जाएगा? ये हो जाएगा मोइनुल हक स्टेडियम पटना। क्या हो जाएगा? मोइनुल हक स्टेडियम पटना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेगा। सौर मंडल का भू केंद्रित मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? अगर भू केंद्रित की बात करेंगे तो ये टॉलमी के द्वारा किया गया था। देखिए बात करेंगे, पृथ्वी को जो है एक ब्रह्मांड माना और इसी के बीच बोला कि इसका जो है चंद्रमा भी चक्कर लगाता है और जो है सूर्य भी चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुसाई नाम जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाले जनजातीय आबादी को दिया गया है? त्रिपुरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा। लेकिन याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे लुसाई जनजाति जो सबसे अधिक पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? मिजोरम राज्य में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है? ये हो जाएगा मध्य गंगा मैदान है। क्या हो जाएगा? मध्य गंगा मैदान। अगर हम लोग बात करेंगे गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखनी है गौमुख हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी या गौमुख हिमानी बोल सकते हैं, उत्तराखंड से आती है यहीं पर। और आज हमने जो ज्योग्राफी पढ़ाया है वहाँ पर टोटल चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। और गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बहुत जोर से जो है बारिश हो रही है और आपका क्लास भी चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है आवाज़ में आपको प्रॉब्लम आए तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। नाथुला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम लोग बात करेंगे नाथुला दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, आज ही हमने बताया है आपको ज्योग्राफी में, सिक्किम में। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो सिक्किम में जो है ये तिब्बत से जोड़ता है, बिल्कुल ठीक है। यह प्राचीन रेशम मार्ग के लिए धमनी था, बिल्कुल ठीक है। और याद रखनी है इसे 2006 में फिर से खोला गया था। तो ये तीनों का तीनों कथन सही हो जाएगा। यहाँ पर से 1 2 3 बिल्कुल सही है। अगर बात करेंगे 2006 में जो खोला गया दोस्तों, तो 1962 में याद रखनी है भारत और बोल सकते हैं भारत और चीन के बीच युद्ध जो हुआ था इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर जो है चीन से व्यापार करने के लिए 2006 में इसे पूरा खोल दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो सिक्किम में याद रखनी है आपको ट्रिक रखनी है जानो। क्या याद रखनी है? जानो। अगर हम लोग बात करेंगे जौ से हो जाएगा, याद रखनी है जलेपला दर्रा। क्या बोलेंगे? जलेपला दर्रा। और नू से हो जाएगा नूथुला दर्रा। क्या बोलेंगे? नथुला दर्रा। ये दोनों दर्रा कहाँ पर है? आपका सिक्किम में है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? अगर आप सुबह वाला वीडियो देखे होंगे तो ये आराम से बना दिए होंगे। देखिए महानदी जो दोस्तों छत्तीसगढ़ के सिंहबा श्रेणी से निकलती है और पूर्व की तरफ बहती है। कृष्णा नदी जो है बोल सकते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है और ये भी जो दोस्तों पूर्व की तरफ बहती है। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और ये भी पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और अपने उद्गम से जो है पश्चिम की तरफ बहते हुए अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में गिराती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे कुल 1312 किलोमीटर लंबा है। अगर यहाँ पर पश्चिम की बात करेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। नदी के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बिल्कुल ठीक है। इसकी पहली बार विधिवत गठन जो है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था, बिल्कुल ठीक है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 80 के क्लाउज 3 में है। इनके 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। ये गलत कर दिया दोस्तों, 1/3 सदस्य तो सेवानिवृत्त होते हैं लेकिन हर साल नहीं, प्रत्येक 2 साल पर। क्या बोलेंगे? प्रत्येक 2 साल पर। तो यही आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करेंगे राज्यसभा की चर्चा जो है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 80 आर्टिकल में। कहां पर है दोस्तों? 80 आर्टिकल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों को व्यय का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 112 में। 112 में हमने बताया था किसकी चर्चा की गई है? बजट की। 110 में जो है याद रखनी है धन विधेयक की चर्चा किया गया है। धन विधेयक का याद रखनी है परिभाषा कहां पर बोला गया, तो याद रखनी है 110 में। 113 में दोस्तों अनुदान विधेयक है। क्या बोलेंगे? अनुदान विधेयक है। 111 में दोस्तों राष्ट्रपति का वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया है। चलिए
आगे की बात करेगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के एक सदस्य का वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प को विभाजित करके निर्धारण किया जाता है। तो याद रखनी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति की बात करेंगे तो 55 में है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, एकल संक्रिय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं और द्वारा सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के बांटे के कुल मूल्य के बराबर होता है एक वोट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हमने जो है मात्र 10 मिनट में राष्ट्रपति पढ़ाया है, वहां पर टोटल चीज बता दिए हैं। आगे की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग किस वर्ष रखी। देखिए ये मांग तो 1934 में रखा है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1935 में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। हमने कई बार बताया कि भारत के संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था दोस्तों। तो याद रखनी है, बाद के दिनों में 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। फिर जो है बाद के दिनों में एक संविधान संशोधन 66वां संविधान संशोधन 2002 में होता है, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। और 66वां मौलिक कर्तव्य जो हुआ था दोस्तों, इसमें क्या जोड़ा गया था, याद रखनी है, 6 से 14 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा, ये चीज बोला गया। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को प्रतिपालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का स्थापन का सिफारिश किया था। तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने, याद रखनी है, पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की घोषणा किया था। क्या बोलेंगे, त्रिस्तरीय बनाने का घोषणा किसने किया था दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन होता है 1957 में और ये अपना रिपोर्ट देते हैं 1958 में। और इसी के रिपोर्ट के सिफारिश पर 1959 में 2 अक्टूबर 1968 में राजस्थान का एक जिला, याद रखनी है, नागौर में जो है ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ठीक है, ये भी चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे, संविधान का कौन सा अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से संबंधित है। अगर हम लोग बात करेंगे छठा अनुसूची, छठा अनुसूची में जो है, याद रखनी है, पूर्वोत्तर राज्य के जनजाति के बारे में बताया गया है। उसमें AMTM हमने बताया था, याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये हो जाएगा, याद रखनी है, छठी अनुसूची। वहीं 8वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें भाषा की चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची में, याद रखनी है, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो है भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 7वीं अनुसूची में जो है, मतलब बोल सकते हैं सूची के बारे में जब बताया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अगर हम लोग प्रथम अनुसूची की बात करेंगे, यहाँ पर जो है, याद रखनी है, भारत में बोल सकते हैं राज्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरी की बात करेंगे, दूसरा में जो है वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरा अनुसूची की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शपथ के बारे में चर्चा की गई है। चौथी अनुसूची की बात करेंगे तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में, याद रखनी है, SC ST का उपबंध है। ठीक है, और अगर छठी तो हो गया, 7वीं हो गया, 8वीं हो गया, 9वीं हो गया। 10वीं बात करिएगा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें दल बदल कानून को लागू किया था। 11वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसको जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और इसमें जो है पंचायती राज को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची की बात करेंगे तो इसको जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें जो है नगर निगम की बात की गई थी। ठीक है, ये सभी अनुसूची हमने बताने का प्रयास किया। चलिए आगे की बात करेंगे, कठोर जल में निम्नलिखित में से कितने अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, घेंघार रोग के उपचार के लिए किस आइसोटोप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो वो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, कैंसर के लिए। यूरेनियम 235 का प्रयोग हम लोग, याद रखनी है, परमाणु भट्टी में करते हैं। कहाँ पर, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित वसा के पाचन के लिए कौन सा रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पीस रस और अग्नाशी रस। ठीक है, लेकिन यहीं पर बात करेंगे वसा के लिए जो है सबसे अधिक एंजाइम की बात करेगा वो कौन होता है, तो एमाइलेज होता है। कौन होता है दोस्तों, एमाइलेज होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही की यहाँ पर बात किया गया है, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। पादप में पर्णहरित, पर्णहरित करने का मतलब होता है क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल होता है। पादप समुद्री शैवाल में नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं दोस्तों, पादप समुद्री शैवाल में मिलते हैं, लेकिन याद रखनी है इसमें तना पत्ती नहीं होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, 1 एवं 2 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं होता है। तो ये पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो है, याद रखनी है, चारों तरफ से दोस्तों क्या होता है, दिशा मिलता है। चारों तरफ से जब दिशा मिलता है तो इसका जो है परमाणिक बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेगा विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण कौन सा है, तो अमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीटर। लेकिन अमीटर अधिक है, लेकिन उससे भी कम आपका क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन में अमीटर नहीं है, तो आप गैल्वेनोमीटर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाएगा। हमने कई बार बता दिया, फिजिक्स में भी बताया है। न्यूटन के दूसरे लॉ से याद रखनी है, व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर m है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम याद रखनी है, इसको जो है बलों के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, यानी कि बोल सकते हैं क्रिया के द्वारा विपरीत प्रतिक्रिया। चलिए आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भी के विभवांतर वाले दो बिंदुओं को पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने कितना कार्य। देखिए यहाँ दोस्तों कुछ छूटा है, यहाँ पर 8 कर लीजिएगा, तब जो आपका हो जाएगा W बराबर होता है दोस्तों V और Q होता है, Q भी होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा आपका 5, तो ये आपका 40 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 8 जूल 8 वोल्ट कर लीजिएगा। चलिए क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन हो जाएगा, कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ पर है दोस्तों, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और सबसे नवीनतम है। वहीं सबसे पुराना की बात करेगा तो सबसे पुराना तारापुर हो जाएगा, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में। कैगा कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखनी है कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। काकरा पर आपका कहाँ पर है, गुजरात में। ये सभी आज हमने ज्योग्राफी में पूरी तरीके से बता दिया है। चलिए आगे की बात करेगा, धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। धातुएं चमकदार होती है, बिल्कुल ठीक है। ये उष्मा विद्युत की अच्छी सुचालक होती है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता होती है। ये तार में बदला जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये आघात बर्तनीय, यहाँ पर सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए किस प्रक्रिया से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है, तो आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में भारी कणों को पानी निचोड़ने के लिए किस तकनीकी का, तो अपकेंद्रक बल का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यहीं पर जो है याद रखनी है, अपकेंद्रक बल के द्वारा वॉशिंग मशीन हो गया दोस्तों। और क्या जाता है, याद रखनी है, दूध से मक्खन, दूध से जो हम लोग मक्खन निकालते हैं वो किस विधि द्वारा, तो ये भी जो है अपकेंद्र बल का प्रयोग वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में होती है, तो पूरा जब सूर्य ग्रहण लग जाता है तब जो है डायमंड रिंग का मतलब बोल सकते हैं ये जो है मतलब कि झुकाव हो जाता है। चलिए CH3CH2OH सूत्र वाले का नाम क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा, दूधिया मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन कारक मौजूद होते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हाइड्रोक्साइड कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जब हम एक प्याज काटते हैं तब सीथेन एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित कर देता है, तो सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, जब जल का फ्लोरीकरण जो सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन हो क्यों किया जाता है। जब यहाँ पर फ्लोराइड हो गया दोस्तों तो दांत की सड़न को रोकने के लिए करेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह 3 से 12 तत्व को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक को। किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक को। ठीक है, चलिए कांस मिश्र धातु मुख्य घटक है, तांबा और टीन का मिला के क्या बोलते हैं, कांस। तांबा और जस्ता को क्या बोलते हैं दोस्तों, पीतल बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेगा, आइसोबार। देखिए आइसोबार को हम लोग क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। हिंदी एकदम याद देखिएगा, समभारिक किसको बोलते हैं। समभारिक हम किसको कहते हैं, याद रखनी है। अगर मान के चलिए समभारिक हम लोग बोलेंगे, कैल्शियम यहाँ पर है दोस्तों 20 और यहाँ पर होगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखनी है परमाणु भार जो दोस्तों क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान क्या बोलेंगे, परमाणु संख्या जो है क्या होगा, अलग होगा। लेकिन याद रखेंगे परमाणु भार की बात करेंगे, परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं समभारिक। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन दोस्तों 6 होता है, यहाँ पर 12, और उसके बाद यहाँ पर कार्बन 8 भी होता है और यहाँ पर 12, ये दोनों देखिए बराबर है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे समभारिक। तो भिन्न परमाणु संख्या लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। ऊपर वाला को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं और नीचे वाला को परमाणु संख्या बोलते हैं। नीचे वाला समान रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, रजत को दृष्टिकोण दोष है, दृष्टिकोण है तो किस विशेषक उसकी दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस। अगर याद रखनी है दीर्घ दृष्टि दोष है दोस्तों, तो दीर्घ दृष्टि दोष को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरपिया। क्या बोलेंगे, हाइपरप्रोपिया। ठीक है, हाइपरपिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए औसत गति u बराबर u प्लस v बराबर 2 में u का यहाँ पर पूछा गया अर्थ क्या है, तो ये प्रारंभिक वेग होता है। क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और v बराबर होता है अंतिम वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मरीचिका को बनने का कारण है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। हीरे का चमकना ये भी जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। आगे की बात करेगा, खांसी और छींक जैसी अनैच्छिक गतिविधियां को कौन नियंत्रण करता है, तो मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, तो याद रखनी है प्रोटीन संश्लेषण के लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें
इसमें याद रखनी है 70S राइबोसोम छोड़ा जाता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथाओं में से कौन सही है? सही को चुनना है। पादप सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में संग्रहित भोजन को परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। पादप को परिणहित होता है, ये तो रिपीट क्वेश्चन लग रहा है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, गलत, बिल्कुल गलत, एकदम मतलब बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा वंडर गिस्ट है। तो 1 और 2 इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका जो दोस्तों 70S राइबोसोम से पाया जाता है और इसमें सिर्फ जो है सिर्फ क्या होता है, राइबोसोम ही होता है, ठीक है। राइबोसोम के अलावा इसमें कुछ नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन नहीं है? ये गुणवाचक नहीं होगा। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, और एक आपको याद रखनी है निश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। और एक आपको याद रखनी है अनिश्चयवाचक होते हैं। कौन होते हैं? अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया था? तो ये जो भारतेंदु हो जाएगा, यही नहीं किया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ऊपर से ये तभी तीनों जो है किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञाओं का कौन सा प्रकार है? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी जाति का बोध होता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर, खर मतलब किसका होता है? गधा, तो गधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, बालस रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे की बात करेगा, दोपहर के बाद के समय इस वाक्यांश के लिए, देखिए दोपहर यहाँ पर हो गया दोस्तों, दोपहर के पहले को बोलते हैं पूर्वाहन, क्या बोलते हैं? पूर्वाहन। और बाद वाले समय को बोलते हैं अपराहन, क्या बोलेंगे? अपराहन, इंग्लिश में बोलते हैं पीएम, ठीक है, पीएम। तो ये अपराहन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। चलिए, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो याद रखनी है अर्धमगही अपभ्रंश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर आय हो जाएगा। आय जो है याद रखनी है, उसकी आय बढ़ गई थी, एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर से टर्न ऑफ हो जाएगा, 10 कैंडिडेट टर्न ऑफ, टर्न अप फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, याद रखनी है इटसेल्फ, क्या हो जाएगा? इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो दोस्तों क्वेश्चन ही नहीं है, इसको एक बार देख लीजिएगा क्या होगा। आगे की बात करेगा, 3600 का कुल गुणनखंड संख्या ज्ञात करना है। देखिए 3600 का गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले जो है इसका एलसीएम निकालना होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 गुना 36। 100 को हम लिख सकते हैं, याद रखनी है, मतलब कि 100 को दोस्तों हम लोग जो लिख सकते हैं, 100 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, याद रखनी है। यहाँ पर से छोड़िए 3600 का हम लोग गुणनखंड ही निकाल लेते हैं। 2 से हो जाएगा 18 बार में, ठीक है। 2 से हो जाएगा 9 बार में, ठीक है। और याद रखनी है 2 से ही हो जाएगा 450। फिर जो है दोस्तों 2 से कटेगा, याद रखनी है 2 से कटेगा 225 बार में, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो कट सकते हैं 3 से कटेगा, 3 सत्ती 21, 3 पचे 15। उसके बाद 3 से कटेगा, याद रखनी है 25। फिर 5 से कटेगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना पेयर बन रहा है, तो 2 का पावर याद रखनी है 2, 2 4 हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 हो गया। उसके बाद 3 का पावर यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया। और 5 का पावर दोस्तों क्या हो गया? 2 हो गया। तो अब जो है गुणनखंड निकालने के लिए सभी के पावर में 1 जोड़ देते हैं, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। तो 5 तिया 15 तिया कितना हो गया? 45। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 24 गुना है। तो भाजक बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों भागफल का 24 गुना और शेषफल का 8 गुना है, और भागफल यहाँ पर 18 दिया है। भाजक बराबर हम लोग लिख सकते हैं 18 गुना 24। तो 18 गुना 24 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, और 18 दूना 36, और 7, 36 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 43 हो जाएगा, ठीक है। 432 निकल के आ गया भाजक। और शेषफल का बोल रहा है 8 गुना है। अगर हम लोग भाजक की बात करेंगे तो भाजक जो है दोस्तों शेषफल का 8 गुना है। कितना है? शेषफल का याद रखनी है, शेषफल का 8 गुना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग शेषफल निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, भाजक यहाँ 432 है और शेषफल का 8 गुना है, तो यहाँ पर से 8 से भाग दे देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 8 चौक 32, 54 जो निकल के आ गया, ये आपका शेषफल निकल के आ गया। अब आपको पूछा गया भाज, तो भाज बराबर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? तो याद रखनी है भाजक गुना भागफल, क्या होता है? भाजक गुना भागफल, भागफल और जोड़ आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे बैठा दीजिए, आपका निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से भाजक निकालने के लिए, भाजक आपका कितना है? तो भाजक है 432, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शेषफल कितना है, तो शेष भागफल कितना है? तो भागफल आपका है 18, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग शेषफल की बात करेंगे तो ये कितना निकल के आया? 54। तो इसको पहले सबसे पहले गुना कीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 57, और 18 चौक 72, और 72 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? 77 हो जाएगा। और गुना फिर 54 कीजिएगा, तो 6 चौक 24, 4 देखिए यहाँ पर से 54 गुना हो जाएगा इतना दोस्तों, सॉरी
यहाँ पर जो है क्या होगा, भाजक गुना भाग पर जोड़ शेषफल होता है। क्या होता है दोस्तों, जोड़ शेषफल। तो 6 4 10 हो गया, उसके बाद 7 5 12 1 13 हो गया, उसके बाद 7 1 8 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा। 7830 बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। अम्ल के 50 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:3 है। तो दोस्तों 50 लीटर मिश्रण में याद रखनी है, अम्ल जो है एसिड और वाटर का मिश्रण की बात करेंगे तो 2:3 है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 2 3 5 हो जाएगा। तो 5x बराबर हो गया 50। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अगर हम लोग अम्ल की बात करेंगे तो 20 हो जाएगा, और याद रखनी है ये कितना हो जाएगा, वाटर 30 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिला नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, पानी। तो एसिड जो ऐसे रहेगा, पानी मिला रहे हैं तो मान के चलिए x लीटर मिला रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/5 अनुपात हो रहा है। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 60 प्लस 2x। ठीक है, तो ये 60 घट जाएगा, तो 100 में जब 60 घट जाएगा दोस्तों तो बचेगा कितना, 40 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2x। तो 2x से ये कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 20 लीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों, 20 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है 20 लीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, 20 लीटर आंसर राइट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक हेलीकॉप्टर किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर की दूरी 200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। हेलीकॉप्टर की औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मान चलते हैं 1 1 1 1 4 है, तो 4 मान लेंगे। ठीक है, तो 4 निकालने के लिए टोटल का एलसीएम ले लीजिए। देखिए ट्रिक बता रहे हैं, याद रखनी है, टोटल हो जाएगा, टोटल दूरी गुना जो है एलसीएम हो जाएगा, और फिर जो है एलसीएम में ही भाग देना है किससे, ये जो आपका चाल है। ठीक है, तो ये जो है जोड़ते चलना है, एलसीएम बटे चाल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये टोटल 1200 आ जाएगा दोस्तों। और 1200 में जो है पहले 200 से भाग देंगे तो कितना होगा, 600। तो 200 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6। फिर जो है 300 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4। फिर जो है 400 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3। फिर जो है यहाँ 600 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2। तो 3 2 5 4 9 6 कितना हो गया, 15। 15 से ये कट जाएगा कितना बार में, 80 बार में। ठीक है, तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। 320 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि ए बराबर tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री बराबर बी बराबर 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं, याद रखनी है, अगर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, याद रखनी है साइन थीटा 20 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, याद रखनी है साइन, बोल सकते हैं साइन 90 माइनस जो है 20 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो है उसी तरह से बनाएंगे, तो tan 11 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, याद रखनी है, बोल सकते हैं tan 11 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा tan, बोल सकते हैं इसको जो लिख सकते हैं हम लोग कॉट 90 माइनस जो है याद रखनी है 61 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। उसी बात इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, याद रखनी है कॉट, बोल सकते हैं 79 माइनस 29 डिग्री, क्या बोलेंगे, सॉरी 90 माइनस जो है 79 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब लिखिएगा तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर बराबर हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों। तो बी बराबर जो हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बराबर 2a, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 2a प्लस 5b बराबर 12 है, तो a b बराबर 3 है, तो इसका मान, तो कुछ नहीं करना है, 2a प्लस 5b का जो है हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 2a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है b स्क्वायर, तो 25b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस होता है क्या 2ab। 2ab में यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इंटू याद रखनी है 2a हो जाएगा, और याद रखनी है आपका क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर से समझिए, हम लोग लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, और प्लस लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी के जगह पर हम लोग 3 मान रख सकते हैं, तो 3 मान रख देंगे, बराबर 144 हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस बराबर यहाँ पर ये 60 हो जाएगा, 60 इधर घट जाएगा, तो 144 में जब 60 घट जाएगा दोस्तों, तो ये कितना बचेगा, 84, और इसी का मान पूछा जा रहा है, 84 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बना लीजिएगा, देखिएगा इसका कितना आंसर आ रहा है, ये तो हमने नहीं बनाया। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ध्यान नहीं रहा। चलिए आगे की बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0, तो एक मूल जब छोड़ दे दिया तो एक्स का मान वैल्यू दे देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखेंगे, 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना 6 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 24 प्लस के बराबर 0, तो यहाँ पर से हो जाएगा 12 प्लस के बराबर 0, तो के बराबर कितना आ गया दोस्तों, -12, तो -12 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसको देख लीजिएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका -7 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, साइन बराबर दिया गया है P बटे एच है। क्या होता है P बटे एच, तो B निकालना होगा आपको। तो B निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 625 हो जाएगा, माइनस जो है 576 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 49, 49 बराबर कितना हो जाएगा 7। तो अब आपको जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान रख देना है। सेक थीटा का मान होता है B बटे एच, और याद रखनी है टेन थीटा का मान होता है P बटे बी, और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये -7 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया सेट नंबर 13 का। ये कैसा रहा, और कल सुबह जो है आपका बायोलॉजी का महामैराथन चलेगा। जितने भी क्वेश्चन बायोलॉजी में पूछे जाते हैं सभी के एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।